ITV के इस कार्यक्रम में मैं रेखा आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत कर रही हूँ। उम्मीद है हमेशा की तरह आप हमारा साथ देने के लिए एकदम से तैयार है। जैसे कि अब ठंड ज़्यादा होने लगी है और काम पर बड़ों को, पाठशाला में बच्चों को एक दूसरे से बीमारी लगती है, तो अपना ख्याल रखिए। इससे बचने के लिए फ्लू की इंजेक्शन लीजिए और विटामिन ज़्यादा खाइए। आज हमारे स्टूडियो का मेहमान है गोविंद लाल। श्रीमान गोविंद लाल की पैदाइश रकी फिजी में हुई थी। ये पेशे से एक भजनिया और प्रचारक है और इनके पास कई और हुनर है। सुनते हैं इनकी जीवन की कहानी हमारे साथी अशोक के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अशोक और एक बार फिर से झरोका टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान आए हुए हैं, तो चले हम इनसे कुछ बातें करेंगे और इनका परिचय ये खुद ही देंगे। हमारे झरोका टीवी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप अपना नाम बतलाएंगे? वैसे तो गोविंद लाल नाम से विख्यात हूँ और सारे लोग जानता है, न्यूजीलैंड का, फिजी का और भी प्रदेश के बहुत से लोग जानता है गोविंद लाल नाम से। अच्छा, तो हमारे स्टूडियो में आज बहुत ही नामी और जाने माने कलाकार गोविंद लाल भजनिया जी आए हुए हैं। तो आज हम इनसे कुछ भजन के बारे में, कुछ इनके जो जीवन के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो श्रीमान जी, आप ये बतलाएंगे आपका पैदाइश कहाँ पर हुआ? अच्छी बात है जी। वैसे मेरा जन्म फिजी में हुआ है और वेस्टर्न में ही हुआ है, पर बहुत दूर है, देहाती इलाके में है और वो है मधुबनी रेकी। अच्छा, तो आप रेकी के हो? जी हाँ। फिर उसके बाद में आप कहाँ पर निवास किया? 1948 में हमारा पैदाइश हुआ है। उसके पश्चात कुछ दिन हम वहाँ पर रहे रेकी में। मेरा पिताजी ये बात कहता था कि 1952 में एक तूफ़ान आया था। अच्छा। उस तूफ़ान में रेकी बर्बाद हो चुका था काफ़ी हद तक। उसके पश्चात हम लोग लोटोका चले आए, मेरे ख्याल से 1954 में, और तब से लोटोका में ही था। अच्छा, उस समय आपके परिवार में कितने लोग थे? और विशेष करके हम लोग 3 भाई 1 बहन थे। अच्छा, तो आप इनमें से सबसे छोटे, सबसे बड़े जी या हाँ, मंझले? सबसे छोटा है। अच्छा, तो आप अपने माताजी के पेट रहे होंगे? और जी, पेट रहा होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे अनजान में उस वक्त मैं करीब 2 साल का था जब मेरी माता का निधन हो चुका। अच्छा। जी हाँ, तो हो सकता है हर एक छोटा बच्चा अपने घर के प्यारा होता है ना। है ना, ये बिल्कुल सही है। तो आप 2 साल के थे, आपका माता जी का निधन हो गया। पिताजी उस समय आपके साथ थे? ओ जी हाँ, अच्छा। उन्हीं ने हम लोगों को पाल पोस करके समृद्ध किया। हाँ, मैं पिताजी का इतना ज़रूर बड़ाई कर सकूँगा कि हम लोगों को पालने के लिए, हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। अच्छा, ये तो जी बहुत हाँ, बढ़िया बात है। दूसरा विवाह नहीं किया। तो आपने अपनी जो प्राइमरी स्कूल का जो पढ़ाई इत्यादि कहाँ पर किया? जी हाँ, ये तो सुंदर बात है। हम लोगों ने जब रेकी से फिजी लोटोका आए हैं, जी। तो मेरे ख्याल से मैं कुछ ज़्यादा उम्र का हो चुका था। तो हमारे पिताजी का एक दोस्त था, मास्टर धर्मदत्त शर्मा। उनसे पिताजी ने बात करके मुझे नतंबुआ प्राइमरी स्कूल में दाखिल किया। तो कुछ दिन मैंने पढ़ा, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, करीबन 2 क्लास का पढ़ा हूँ। अच्छा, ये क्लास जी 1 हाँ, और क्लास 2 2 का पढ़ा हूँ। अच्छा। फिर उसके पश्चात एक मास्टर जी था के नारायण, वो जब आया तो ओवरेज करके मुझे बाहर कर दिया स्कूल से। अच्छा। फिर उसके बाद नहीं पढ़ पाया। अच्छा, जी हाँ। तो आपने कोई साधन वगैरह किया कि घर पर कुछ पढ़ाई इत्यादि ओ जारी जी रखें? हाँ, हमारे पिताजी के साथ में मैंने हिंदी का अभ्यास जरूर किया। वो पेशे से एक पंडित भी थे और एक कलाकार भी थे। उन्हीं के साथ में रह कर के मैंने
अपना जो हिंदी भाषा है उसको कुछ हासिल कर सका। अच्छा, तो फिर जब आपकी जो स्कूल से आप निकाल गए, क्योंकि आपने कहा आप ओवर एज हो गए थे, जी इसलिए हाँ। हेडमास्टर ने सोचा कि इसको रखना उचित नहीं है, जी। तो उसके बाद आप फिर क्या करते थे? और उसके बाद तो फिर कुछ दिन खेल कूद में व्यतीत हो गया। फिर पिताजी हमारे कलाकार थे, उन्हीं के साथ में ज़्यादातर मैं रहता था, तो उन्हीं के साथ रह कर के उनके साथ में बैठ कर के उनकी तरह उनकी मार्ग जो है उसको अपना लिया। और फिर उन्हीं के साथ में रह कर के मैं थोड़ा भजन भाव में, यानी गाना बजाना में थोड़ा दिलचस्पी लगा लिया। तो मैं बहुत छोटा था, मेरा आजा का निधन हुआ था। तो उस वक्त हमारे घर पर दूर दूर से बहुत भजनिक गण आए थे। तो उस वक्त ये हारमोनिया वगैरह नहीं था। अच्छा। जी नहीं, हारमोनिया नहीं था, और सरंगी बजता था और तंबूरा था, ढोलक था, और ये आज की तरह फगुआ की तरह झांझ नहीं बजता था। अच्छा। जी नहीं, बस मंजीरा था छोटी वाली। तो हमारे आजा का जो दाह संस्कार के पश्चात जो क्रिया होता था उसमें मैंने भजनिक को भजन सुना। और एक बहुत पुराने ढोलक वादक था, मुझे याद है उसका नाम जसराम सिंह था। वो बहुत सुंदर ढोलक बजाता था। वो दिन उसका ढोलक बजाना सुन कर के मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहीं से मैंने ढोलक बजाने का आरंभ कर दिया, सीखने लगा। पर एक बात ज़रूर बतलाऊंगा आपको, हमारे पिता आजा जी का जो 16वां संस्कार होता है उसी के अंदर में मैंने एक भजनिया के ऊपर भजन पर मैंने ढोलक बजा दिया। 13 दिन के अंदर में मैंने ढोलक बजा करके वाकिफ हो गया। अच्छा, तो जी आपने हाँ। कहीं से ये किसी से सीखा, किसी को गुरु बनाया या इत्यादि? वैसे तो हमारे पिताजी एक ढोलक वादक भी थे और एक भजनिक भी था, और पेशे से एक आचार्य भी था, पंडित का काम करता था वो। पर उसके साथ में जब वो भजन होता था हमारे आजा का जो क्रियाक्रम के अंदर में, तो वहाँ पर वो जो जसराम सिंह ढोलकिया था उसका जो हाथ वो जिस प्रकार से बजाता था उसको मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसी को देख करके सुन करके मैंने सीख लिया। जी हाँ, किसी ने मुझे सिखाया नहीं। अच्छा, तो भजन के बारे में तो हम आपसे और भी बातें ज़रूर करेंगे, जी। लेकिन ये बताइए आपने विवाह किस उम्र में किया? विवाह तो मेरे ख्याल से 25 या 26 बरस का था, उस समय मैंने विवाह किया। ये 1969 की बात है। तो ये आपका विवाह किस गांव में, किस शहर ओ में जी हुआ? हाँ, बुतवा लेबू। नांदी। जी हाँ, बुतवा लेबू नांदी में हमारा विवाह हुआ। अच्छा। और फिर उसके पश्चात अपना जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत किया। और अच्छा, उससे पहले आप बतलाएंगे उस समय विवाह की जो प्रथा, किस प्रकार से विवाह हुआ करते थे, या कैसे बारात ले जाया जाता था, कैसे माहौल कैसे रहता था? ओ जी हाँ, ये उस बहुत पुरानी बात है, आपने कहा 1969, उस ये लगभग 30-40 साल पहले की बात है, तो जी उस हाँ, समय का अनुभव हमारे श्रोताओं के लिए आप बतलाएंगे? उस समय तो विवाह का जो महोत्सव था बाबू, आपको मैं क्या बतलाऊं, आज की तरह नहीं है। अच्छा। उस समय तो लोग इंतज़ार करता था कि कहीं पर विवाह संस्कार हो तो हम सज धज के जाएंगे और बहुत धूमधाम से जाएंगे। बारात में जाने के लिए हर प्राणी के अंदर में एक हौसला था कि मैं बारात करने जाऊंगा, और बड़े धूमधाम से गाना बजाने करते चले जाते थे। पर रही बात हमारी विवाह का, मेरे पिताजी के निधन के पश्चात, मेरे पिताजी का निधन 1968 में हुआ था। अच्छा। 68 में पिताजी के निधन के पश्चात तब मैंने विवाह किया। अच्छा। जी हाँ। तो हमारे काका था मुखलाल, उन्होंने मुझसे बहुत बार कहा कि आप अब विवाह कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तो मैंने उनसे कहा कि आप जाओ लड़की देखो, और जैसा भी होगा मैं शादी कर लूँगा। तो उन्होंने खुद जा कर के पता लगा करके और लड़की को देखा,
और उन्होंने खुद पसंद करके आया। मैंने लड़की को उस दिन देखा जिस दिन मैंने फॉर्म लगाने को गया। मैरिज करने का समय मैंने लड़की को देखा, क्योंकि हमारा खुशी, हमारा परिवार का खुशी, हमारा काका का खुशी था। वो जैसा चाहा वैसा ही मैंने किया। तो उसने मुझसे पूछा आप शादी कैसे करोगे, तो मुझे उस वक्त दूल्हा का वो जो पोशाक, वो पहले पुराने ज़माने में मोर का शादी होता था, जामा जोड़ा मोर पहनते थे, वो बिल्कुल एक राजा की आज की समय पर मैं देखता हूँ टीवी में वो जो इसका शेरवानी है। जैसा होता जी हाँ। तो ठीक है, आप विवाह के बारे में हम और भी चर्चा करेंगे। इससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021 058 4711. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंडित जी से हम बहुत ही जो इंटरेस्टिंग कहते हैं ना, ऐसी विषय में बात कर रहे हैं जो 40 साल पहले की विवाह कैसे होते थे। तो इसके विषय में ये हमें बतला रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारे लोग शायद 40 साल पहले कैसे विवाह होता था, क्या माहौल रहता था, ये नहीं जानते होंगे। तो चले पंडित जी से और बातें करेंगे और भी जानने के लिए हम उत्सुक है। पंडित जी ये बतलाइए, जो मोर वाली बात आप बतला रहे थे, इनके बारे में आप और भी चर्चा करेंगे? और जी हाँ, पहले उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो कोट टाई वगैरह पहन करके विवाह करते थे, पर मैंने जब देखा बचपन में, जब मैंने बारात को गया था बहुत सा शादी में, तो मैंने वो मोर का शादी जो देखा वो पहन करके करते, मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने भी ये बात अपने अंदर में प्रण ठाना था, जब मेरा शादी होगा तो मैं इसी प्रकार से दूल्हा बनूंगा। और ठीक मैंने काका से कहा कि मैंने इस प्रकार से शादी करना चाहता था। वो हमारे काका बहुत खुशी हो गया। अच्छा, उस समय क्या ये जो फिल्म शूटिंग वगैरह होते थे विवाह में, हाँ, जैसे आज होता था? जी हाँ, होता था, पर बहुत कम। अच्छा, बहुत कम होता था। जिनके पास थे कुछ लोग ले जा कर के शादी ब्याह में शूटिंग करते थे, पर ऐसा था हमारे शादी में भी ऐसा होने को था, पर प्रकृति का कुछ ऐसा नियम बदली हो गया। बहुत अधिक वर्षा हुआ। अच्छा, जी हाँ, बहुत अधिक वर्षा हुआ। और जहाँ पर मेरा ससुराल है वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी नदी है, बुतवा लेबू नदी, और बगल में वहाँ पर रेसबो भी है। तो ऐसा वर्षा हुआ, वो नदी पता ही नहीं लगता कहाँ उसका और कोर है, इस पार उस पार पता ही नहीं लगता, धरती का बराबर पानी चल रहा है। अच्छा, तो हम लोगों ने बारात लेकर के गया, इस पार खड़े हो गए, और उधर हमारे ससुराल वाले वो बांस का वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, बिलिम्बिली। तो मेरा बारात नदी से इस पार, मैंने बिल्कुल तुलसीदास के तरह बिलिम्बिली में इस पार से उस पार गया। तो आपके साथ जो बारातीगण थे ये कहाँ गए? जी हाँ, बाराती लोग भी गए उस पार। अच्छा, सभी को लेके गए? सभी को बारी बारी से, अच्छा, बारी बारी से सभी को उस पार ले गए। और सुंदर बात तो ये है, ये मेरा एक जीवन का ऐसा हिस्ट्री है कि मैं कभी भूल नहीं सकूँगा। उस पार गए, रात को मैंने, रात का शादी था। अच्छा, रात जी हाँ, रात का शादी था। तो ये बिलिम्बिली में जो आप लोग जा रहे थे, ये कितने बजे के समय थे? करीबन संध्या का समय था, सूरज अस्त हो गया था, थोड़ा थोड़ा अंधियार हो रहा है। तो बेंजीन बत्ती को लेकर के कुछ ऊपर खड़े, कुछ इस पार खड़े हैं, और मेरा कुछ कपड़ा भी भीग गया था। फिर उसको ले जा कर के आयरन करके जुड़ा दिए, तो ला करके फिर हमने पहना। पर सुंदर बात तो ये है, विवाह के पश्चात विवाह हुआ, रात का शादी हुआ, और फिर उसके पश्चात हमारे जो साथीगण थे, एक बहुत ही जाने माने सज्जन थे, बालादास, बेलो के निवासी थे, वो था। और हमारे बनोई राम सुमेर थे,
और शायद आप लोग जानते हो फिजी के एक बहुत नामी भजनिया था जिसे शिवनाथ के नाम से जानते लोग, उसका भी काफ़ी भजन फिजी में बिक रहा है, टेप वगैरह सीडी में भी है। ये मंडली हमारा साथ में गया था और शादी के पश्चात जब भजन शुरू हुआ तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सी फूस घर था, उसी में जनवास मिला था। हम लोगों ने जब शादी खत्म हो गया तो फिर वहाँ से हम बाहर निकल करके आए, तो हमारा मंडली जब बैठ करके भजन गाना आरंभ किया तो मैंने अपना सब पोशाक उतार दिए और साधारण इस तरह कपड़े में पैर करके और जा कर के ढोलक बजाना शुरू कर दिए। तो लोग ने मुझसे पूछा, भाई दूल्हा कहाँ गया, दूल्हा कहाँ गया? तो किसी ने कहा दूल्हा वहाँ पर ढोलक बजा रहा। ये तो तो बड़ा आनंद आया उस समय। हाँ, फिर सुबह हम लोग गए, नदी में स्नान किए। रात का कुछ पानी कम हो गया था, नदी में स्नान किए। स्नान करने के पश्चात सुबह फिर वापस आए, शिष्टाचार हुआ। शिष्टाचार के पश्चात बाबू अशोक, बड़ा सुंदर बात है, सुबह मैंने ये बात का दुख में चिंता हो गया मुझे कि इस तरफ से हम कैसे जाएंगे दुल्हन को लेकर के। अच्छा। तो वहाँ के लोगों ने फिर और मजबूत बिलिम बिली बनाया और उसी बिलिम बिलिम फिर हम अपनी दुल्हन को लेकर के इस पार आए। फिर अपना जीवन बहुत अच्छा से व्यतीत किया। तो विवाह के बाद आपकी जो बच्चे इत्यादि अभी है? जी हाँ, जी हाँ। तो ये कहाँ अभी फिजी में रह रहे या जी आपके हाँ, साथ न्यूजीलैंड? हमारे पास 4 बेटे हैं और एक बेटी है, और जिनमें से सभी को विवाह हो चुका है, पर एक बच्चा है 5 नंबर वाला। अच्छा। 5 नंबर वाला वो बच्चा है, और बड़ा लड़का को शादी कर दिया, वो प्रदेश चले गए हैं। उनके पास एक बेटा है और 3 लड़के इस वक्त फिजी में हैं। 2 का विवाह हो चुका, एक के पास 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। और बेटी हमारे यहाँ पर है, न्यूजीलैंड में ओताहू में रहती है, उसके पास एक नतनी है। इस तरह से अभी एक बच्चा हमारा बचा है, जो सबसे छोटा है, उसका विवाह करने को बचा है। वैसे 4 लड़का है, 1 लड़की है। अच्छा, ये बताइए आपने किस वर्ष में या कैसे आपको ये महसूस हुआ या ये ऐसे आपने सोचा कि चलो अब भजन गायक का जो कार्य आप शुरू करें? ओ जी हाँ, बहुत सुंदर विषय है। मैंने कहा था अपने आजा का निधन के प्रति, जिस समय मैंने ढोलक बजाना शुरू करा, तो उसी समय से मैं गाना बजाना में तो बहुत छोटे से मेरा बहुत शौक था। मैंने मुकेश के गाना बहुत सुंदर लगता, बहुत लाइक करता था उस समय जी। बहुत अच्छा लगता था। और प्रदीप का गाना जो था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गए भगवान, ये सब गाना मेरे मन में हमेशा लग जाता था। तो बहुत सुंदर था गाना, और गाना तो बहुत बचपन से मेरा लगाव था। स्कूल में जब मैं पढ़ता था, छोटा था, तो उस समय मेरे टीचर जी हरदम गाना गवाया करता था मुझसे। कभी कभी वो गाना मुझे याद आता है, आज तो याद नहीं आता है, पर संगीत में तो मैं बहुत छोटे से अपना लगाव रखा था। तो आजा के निधन के पश्चात ढोलक बजाना आरंभ किया, पर उस समय भी मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा था। अच्छा, तो और फिर सीखते सीखते आपने किसको अपना गुरु बनाया? वैसे तो मैं कहूँगा बाबू अशोक, हमारे लिए जो कुछ है हमारे पिताजी हैं। अच्छा, जी ये तो हाँ। बहुत अच्छी बात है। जो आपके कुछ पिताजी- मैंने सीखा उन्हीं से सीखा। यहाँ तक कि ये जो पूजा पाठ करने वाला जो पंडित का काम है, ये कार्य भी मैंने अपने पिताजी से ही सीखा। अच्छा, तो जी हाँ। किस उम्र में आपने पहला जो अपना भजन का जो गायन है ये किया? भजन का गायन मेरे ख्याल से 1966 या 67 में लोमो लोमो स्कूल पर एक बहुत बृहद भजन हुआ था, सम्मेलन के रूप में। अच्छा। तो वहाँ पर सिंगटोका से लेकर के बातक के कलाकार मेरे ख्याल से थे, और उस वक्त मैंने पहली बार स्टेज पे गया था भजन गाने के लिए। अच्छा। उससे पहले से छोटा मोटा बाहर जा कर के कहीं गा देते थे,
पर हमारा दोस्त ने मुझे लेकर के गया और कहा चलो आज देखी स्टेज पे। अच्छा। पहली बार जब मैंने गया तो अशोक, मैं आपसे सच बताऊं, वहाँ की कलाकार को देख करके मेरा गला सूखने लगा। जी हाँ, और वहाँ पर बाहर पर स्कूल में था, लोमो लोमो इंडियन स्कूल पर था, तो बाहर एक बड़ा सा टाकी था, उसी में जा कर के मैंने थोड़ा थोड़ा पानी पी लेता था। और सच कहता हूँ, उस वक्त मैंने ऐसा विचार लगा कि मैं चुपके से यहाँ से भाग जाऊँ, डर गया था। पर मेरा दोस्तों ने मुझे पकड़ करके रखा और फिर नामावली लिखा दिए, तो चौथा नंबर पे मैंने आया। उस समय ड्रासा में एक शिवप्रसाद नाम के बहुत नामी कलाकार था, फिजी के बहुत से लोग उसे जानते हैं, और नवाई दुम्बा के भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे। मैंने उस समय हमारे लिए जितने लोग थे वो हमसे बहुत ऊंचे दर्जे के कलाकार थे। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने गया, आँख मूंद लिए। स्टेज पर जब मैंने गया तो आँख मूंद लिया, क्योंकि इतने सारी जनता है वहाँ पर, उनको देखने के हमारे पास हिम्मत नहीं है। पहली बार मैंने स्टेज पे गया था, तो उस वक्त बाबू अशोक मैंने जब भजन गाया तो ये बात तो ऊपर वाला जानता है और वहाँ के लोग जानता होगा, और आज भी वे लोग सराहना करते हैं। मैंने उस दिन भजन गा कर के जब ख़त्म किया तो लोगों ने मुझे उठा लिया, स्टेज पर आकर के उठा लिए। फिर उसके बाद जजेस ने मार्क जब जोड़ा तो हम लोग 3 कलाकार, 4 कलाकार था मेरे ख्याल से, बराबर का आया। फिर दूसरा बार फिर हम लोगों को गवाया, फिर गाया। उस बार भी फिर हम लोग बराबर का हो गया। तो तीसरे बार हम लोगों को 3 जने के बैठाया गया। उसमें शिव प्रसाद था और एक शिवकरण था ड्रासा का, और एक कलाकार मुझे याद नहीं, वो एक तो मैं ही था। तो उसमें तीसरी बार में जजेस ने जब मार्क जोड़ा तो मुझे पहला स्थान पर ठहराया। अच्छा, तो मैं तो चकित रह गया। बड़ी खुशी आपको महसूस हुआ होगा। ओ जी तो, हाँ। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत ही कम उम्र में आपने स्टेज पर जाके गाया और फिर पुरस्कारित भी हुए। जी तो हाँ। और भी बात हम आपसे करेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड ब्रेथ टेकिंग फोटोग्राफ्स। दे ऑफर डीजे, वेडिंग वीडियो एंड फोटो पैकेजेस फ्रॉम ड्रोन एंड गिम्बल शॉट्स टू 4K वीडियो शूटिंग फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर और मैसिव वेडिंग। Contact Multi DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021 058 4711. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो श्रीमान जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपने बहुत ज़्यादा पुरस्कार इत्यादि फिजी में हासिल किया। तो कब आप न्यूजीलैंड आ गए? जी हाँ, बड़ी सुंदर बात है अशोक बाबू। न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से पहली मर्तबा मैं इतना ज़रूर बतलाऊँगा, मैंने कभी सोचा नहीं था अपने जीवन में कि मैं न्यूजीलैंड आऊँगा। पर हमारे एक दोस्त है यहाँ पर, रिश्ते में साला भी लगता है, राजेश नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर साइन रहता है। उन्होंने मुझे पहली बार न्यूजीलैंड में पुकार किया मेरे ख्याल से 2006 में। तो मैंने आकर के यहाँ पर न्यूलिंग सत्संग रामायण मंडली के अंदर में श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा किया, फिर उसके पश्चात देवी भागवत किया, फिर मैं वापस फिजी चला गया। तो अब की बार जब मैंने न्यूजीलैंड आया तो हमारे जो दोस्त है, जो मेरे भाई है बॉब नायडू जी, उसके पिताजी का निधन होने के पश्चात मैंने उनकी दाह संस्कार करने के लिए यहाँ पर आया। तो उसके पश्चात अभी तक मैं उन्हीं के ग्रह पर हूँ। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस परिवार के साथ में मैं रह रहा हूँ अशोक बाबू, मुझे ऐसा नहीं महसूस होता है कि मैं अपने परिवार से बहुत दूर हूँ या किसी अन्य स्थान पे हूँ या किसी और के घर पर हूँ। मैं श्रीमान और श्रीमती बॉब नायडू के जो परिवार है, उनके पास एक बेटी एक बेटा है। उन दोनों का प्यार इतना मुझे मिला, इतना मुझे मिला। विशेष करके जो बेटी है नीलू,
उनका जो प्यार है, उनके प्यार में मैं इतना मस्त हूँ कि मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और ये भी बतलाऊँगा बाबू अशोक कि ये परिवार हमारे लिए जो कुछ किया है, शायद बहुत कम लोग ऐसा मिलेगा जो कि ऐसा सेवा किया। मुझे किसी प्रकार से कमी नहीं रखा, रहने के लिए, खाने पीने के लिए, कहीं भी जाएंगे वे मुझे साथ में लेकर के जाएंगे। अच्छा, तो अभी आप वैसे क्या कार्य करते हो? विशेष करके मैं यहाँ पर न्यूलिंग जो ऑकलैंड सत्संग रामायण मंडली है, उन्हीं मंडली के प्रति रामायण का प्रचार प्रसाद वितरण करता हूँ। और बस छोटा मोटा कहीं पर किसी के गृह पर पूजा इत्यादि कोई कराना चाहता है तो वहाँ पर जा कर के पूजा इत्यादि करा देता हूँ। ठीक है, तो आपसे आज बातें कर हमें बहुत खुशी हुई। और जाते जाते आपसे एक गुजारिश है कि आप वो जो स्टेज पे आपने जो गीत गाया, जो भजन गाया है, उसका एक दो लाइन हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुना देना चाहेंगे? अशोक बाबू, ऐसा बहुत शोभा तो नहीं लगता क्योंकि मैंने कभी ऐसा गुनगुनाया नहीं है। चलो आज हमारे श्रोताओं के लिए इतना ही करते। वो मैंने पहला भजन गाया था, मुझे याद है, चलिए थोड़ी से छोटी से गुनगुना देंगे। जी हाँ। अरे प्रथम वेद ब्रह्मा को दीना, भया वेद का अधिकारी, चक्र सुदर्शन विष्णु को दीना, लक्ष्मी सुंदर नारी, कामधेनु इंद्र को दीना, यही रावत से बलकारी, सारी सृष्टि कुबेर को दीना, तिन्हें बनायो भोले भंडारी। अरे अपने पास बस्तर नहीं रखा, रखा खप्पर कर में, सो भोले बाबा पल भर में बाट दिया है तीनों लोक, सो भोले बाबा पल भर में। बहुत बहुत सुंदर है। और जाते जाते एक सवाल। जी हाँ, मैंने ये अक्सर देखा है कि हर भजन में ये निगोना इत्यादि बहुत ज़्यादा चलता है, तो ये किस लिए भजनों में लाया जाता है? ये तो एक प्रथा चल पड़ा है बाबू अशोक। आज तो बिना नगोना के कुछ नहीं होता है, पर बहुत नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी पीता था। अच्छा। पर अभी इस वक्त तो बहुत कम कर दिया। पर मेरा एक सिद्धांत था, जब मैं भजन गाता था तो बहुत कम नगोना पीता था और कहीं तो कुछ भी नहीं पीता था। जब तक मैं गाऊंगा नहीं पीऊंगा, गाने के पश्चात तब जरूर 2-4 प्याली गाढ़ा वाला हो जाता था। लेकिन आज तो बिना नगोना के नहीं चलता है किसी को। चलो ठीक है पंडित जी, आपसे मुलाकात हुई और अच्छी बहुत बात। ही खुश हम हुए कि आपने पुरानी बात हमारे श्रोताओं के लिए आज हमारे स्टूडियो में आकर बताने की ये चेष्टा की है। तो श्रोताओं, ये थे हमारे बहुत ही जाने माने भजनी कलाकार श्री गोविंद लाल जी, और जो अभी अपना सेवा यहाँ न्यूलिन ओकलैंड में प्रदान कर रहे हैं। तो जाते जाते आपको जय श्री सीताराम। जय श्री मल्टी डीजे एंड डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन 14 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ आपकी सेवा में है। हाई डेफिनेशन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डीजे सिस्टम्स, बिग स्क्रीन प्रोजेक्टर्स, अपने हर एक स्पेशल फंक्शन को यादगार बनाइए मल्टी डीजे एंड डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन के साथ। जमा दिलों को धड़काता, मेमोरीज को यादगार बनाता, शादियों और पार्टियों में 4 चांद लगाता, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की दुनिया में रौनक बढ़ाता। मल्टी डीजे एंड डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन। आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए दिनेश को 279395 पर। स्वाग्नि प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संस्कृते कामयं च अस्मिन् सदिस्थे अधुतरश्मिन् विश्वे देवाय जमानस्य सीदत। ॐ अयन्त हिद्मयात्मा जातवेदसेनेदस्वतस्वचेदवतया चाश्वान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जात्वेस्य नमः। ॐ अयन्त हिद्मयात्मा जातवेदसेनेदस्वतस्वचेदवतया चाश्वान् प्रजया पशु
श्रुतिब्रह्मवचसे नानादेन समेधय स्वाहा। बोले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पूर्णाहुति। अगर मनुष्य अपने स्वार्थों के साथ समझौता कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन हम अपने स्वार्थों के साथ बिल्कुल ही समझौता नहीं करते। आइए, पिछले 3 दिनों के विषय के बारे में उन्होंने तो बताया है। मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको जो संसार के सबसे भयानक दर्दनाक बीमारियां हैं, आपको पता है, शायद एड्स और कैंसर से भी खतरनाक जो बीमारियां हैं, जिसका कोई इलाज नहीं। हमारे आचार्यों ने 2 तरह के रोग बताए। एक को कहा मानस रोग और दूसरे को कहा शारीरिक रोग। शारीरिक रोग से शरीर में तकलीफ होती है, कहीं घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, शरीर का रोग। दूसरा है मानस रोग। मानस रोग माने हमारे मन का रोग है, जो दिखाई तो नहीं पड़ता, देखने से हट्ठा कट्ठा दिखता है, रोज 5-6 रोटियां तोड़ता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स के यहाँ से डिप्रेशन की दवा खाता है ना? तो देखने में तो बड़ा हट्ठा कट्ठा है, अच्छे से सब कुछ, इतना भोजन पानी सब खा पी रहा है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन की दवाई खाता होता है ना ऐसे। तो ये मॉडर्न डिजीज है जो दिखाई नहीं पड़ते, पर अंदर से व्यक्ति उनसे परेशान होता है। ऐसे हमारे आचार्यों ने कुछ रोगों का नाम बताया। वे रोग हैं जिनको हम काम, क्रोध, मोह, लोभ के विषय में नाम तो सब सुनते हैं, हम बचपन से रटते आए हुए हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ शायद सबको पता है और बार बार हम इसकी चर्चा भी करते हैं, पर वास्तव में ये क्या है तो मैं आपको अभी आज के प्रवचन में तो शायद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसी के साथ हमारा आपका साथ यहाँ पर ख़त्म होती है और आपके लिए एक छोटा सा पेशकश। खामोश बात पर कोई आँखों से बात कर लेता है, कोई आँखों में मुलाकात कर लेता है। बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई खामोश रहकर सवाल कर लेता है। नमस्कार।